गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रिवीजन क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3-4 दिन में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए और इन क्वेश्चंस को अपनी हम पेपर सेशन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेट मिले। काफ़ी यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिनका भी आज एग्जाम में, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से ओ लेवल की भी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। ओ लेवल का फॉर्म आ चुका है, 30 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। ट्रिपल सी की तरह से ओ लेवल भी घर बैठे किया जा सकता है। कंप्लीट तैयारी करने का पूरा कंटेंट आपको हमारे ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्यूआर कोड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्यूआर कोड? तो आइए जल्दी से इसका राइट आंसर बताते हैं। जीवन को आसान बनाता है। क्यूआर कोड में कि आपको अलग से मैनुअल कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं करनी होती, जस्ट आप अपने कैमरे से स्कैन कीजिए। कई अलग अलग जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्ट और आरटीजीएस सेवाएं सभी छुट्टियों को छोड़कर पूरे वर्ष में 24/7 उपलब्ध होती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स, गलत है। इवन आप पब्लिक हॉलीडेज में भी आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेवा 2016 से 24/7 इंटू 365 डेज कर दी गई है। प्रीवियस क्लासेस में भी हम बता चुके हैं और ये क्वेश्चन हाल ही में 1 से 2 दिन पहले ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन भुगतान के लिए आपसे किस तरह की फीस वसूलने की उम्मीद की जा सकती है? किस प्रकार का चार्ज लेना चाहिए अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं? तो अगर एज अ कस्टमर हमारी तरफ से कोई सजेशन ले तो यही कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेना चाहिए। मीन्स अगर कोई चार्ज होता है तो बहुत ही मिनिमम हो या फिर ना हो। मीन्स ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नाम मात्र यदि कोई हो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई वैलेट की उपयोगिता किसके समान नहीं है? आज की क्लास में काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ई वैलेट की उपयोगिता किसके समान नहीं है? क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश कार्ड। ई वैलेट क्या होता है? जैसे कि आप पेटीएम का ई वैलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पैसे आपको पहले ऐड करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। तो इसी तरह से आपको रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद ही आप इन कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप कैश निकाल सकते हैं। तो पूछा गया इनमें किसके समान नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेडिट कार्ड एक लोन अकाउंट होता है। इसमें आपको पहले पैसे डिपॉजिट नहीं करने होते हैं जैसे कि ई वैलेट में करना होता है। जब कोई व्यक्ति कंपनी की वेबसाइट से उत्पाद खरीदता है तो किस प्रकार का ई कॉमर्स इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो वहाँ पे कौन सा बिजनेस मॉडल काम करता है, कौन सा ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल काम करता है? तो ये होता है B2C। B2C मीन्स ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर्स मीन्स मालिकों की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पहले भी आ चुका और हाल ही में 1 से 2 दिन पहले क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेफ्ट लेन देन की विफलता के मामले में राशि कितने समय के भीतर वापस की जानी है? नेफ्ट विफलता, अगर आप नेफ्ट के माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इन केस अगर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो कितने समय में वो पैसे वापस आने चाहिए? आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये पैसे 2 घंटे में वापस हो जाने चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली अधिकतम राशि है। तो आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से भेजी जाने वाली अधिकतम राशि की कोई भी सीमा नहीं होती। मीन्स इसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं है। ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं, नो लिमिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा नियंत्रित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब? यूनिवर्सल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी अपनी क्लास में हमने कहीं ना कहीं पहले डिस्कस किया था और 1 से 2 दिन पहले ये ट्रिपल सी एग्जाम में सेम टू सेम इसी तरह से पूछा गया है। तो आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है? यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की बात की जा रही, सीधे नगद निकासी ये आप मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से नहीं कर सकते, मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन भी पॉपुलर है, इससे पहले भी आ चुका है और इस महीने भी पूछा गया है ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में। तो पेटीएम ने एक वर्चुअल गोल्ड लॉन्च किया है जिसको आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, मींस ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड सोना। निम्नलिखित में से कौन पीओएस का प्रकार नहीं है? पीओएस मींस पॉइंट ऑफ सेल, इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ सेल का टाइप नहीं है? रेस्टोरेंट पॉस, एटीएम पॉस, टेबल बेस्ड पॉस या फिर रिसेप्शन डेस्क पॉस। तो ये सभी आपने देखे होंगे। आप खास तौर पे अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल लेने के लिए, अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एटीएम पॉस का इस्तेमाल होता है। छोटी सी मशीन होती है, स्वाइप मशीन उसको हम बोलते हैं, वो भी क्या होता है? एटीएम पॉस। दूसरा है टेबल बेस्ड पॉस, कुछ ऐसे आउटलेट्स होते हैं या शॉप्स होते हैं जहाँ पे टेबल बेस्ड शॉप्स पॉस होता है, और रिसेप्शन डेस्क पॉस भी होता है। ये तीनों टाइप होते हैं, बस रेस्टोरेंट पॉस ये टाइप इसका नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक भुगतान प्रणाली जिसमें फंड ट्रांसफर, इंस्ट्रक्शन का प्रसंस्करण मीन्स प्रोसेसिंग और अंतिम निपटान दोनों लगातार हो सकते हैं उसे कहा जाता है? मीन्स सेटलमेंट और फंड ट्रांसफर दोनों एक साथ हो सकते हैं, ऐसा कौन सा टाइप है, कौन सा पेमेंट मेथड है? नेफ्ट, आईएमपीएस, आरटीजीएस या फिर पॉस? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसमें ये दोनों टास्क एक साथ चलते रहते हैं, सेटलमेंट और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वाणिज्यिक बैंक प्रणाली में शामिल है कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो ये किस टाइप का है, इस बारे में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ट्रिपल सी एग्जाम में और हाल ही में ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया इसी महीने। तो ये होता है शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में मैंने किसी एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक में क्या डिफरेंस होता है। तो मे भी आप में से किसी ने अगर वीडियो देखा होगा तो याद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ई बिजनेस ग्रोथ की एक बड़ी समस्या है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इस महीने 2-3 बार अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा चुका है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मींस उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। कार्ड पर सीवीवी नंबर किससे संबंधित है? मींस इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं जब से ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, और इन क्वेश्चंस को टाइम न मिलने की वजह से हम अपनी पेपर सीरीज क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे कि क्वेश्चन काफ़ी लेट मिले और काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसमें कितनी संख्या होती है? 3 डिजिट का कोड होता है। अगर आप अपने कार्ड के पीछे देखेंगे तो ये सीवीवी नंबर आपको दिया जाता है। ई वैलेट घटकों का सही संयोजन क्या है? ई वैलेट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं या कौन से कंपोनेंट से मिलकर ई वैलेट बनता है? ई वैलेट क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है और प्लस इसमें इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स सॉफ्टवेयर और सूचना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर सॉफ्टवेयर और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सूचना घटक ई वैलेट का हिस्सा नहीं है? विच इंफॉर्मेशन कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ ई वैलेट? इंक्रिप्शन ऑफ डेटा, यूजर नेम, अमाउंट टू बी पेड या फिर यूजर डेबिट कार्ड डिटेल्स। इसका कौन सा हिस्सा नहीं है? ई वैलेट का कौन सा हिस्सा या पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन डी, यूजर डेबिट कार्ड डिटेल्स। क्रेडिट सीमा उस न्यूनतम राशि को संदर्भित करता है जो कार्ड धारक किसी भी समय कार्ड खाते पर जारीकर्ता को दे सकता है। क्या सही स्टेटमेंट है? क्रेडिट कार्ड सीमा न्यूनतम या कार्ड सीमा, क्रेडिट कार्ड सीमा उस न्यूनतम राशि को संदर्भित करता है जो कार्ड धारक किसी भी समय कार्ड खाते पर जारीकर्ता को दे सकता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स।
ये न्यूनतम सीमा नहीं होती, अधिकतम। यहाँ पे क्या लिखा गया, न्यूनतम राशि, जबकि अधिकतम राशि होती है। किसी भी कार्ड की लिमिट होती है, जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको लिमिट दी जाती है 10,000, 50,000, 20,000, 30,000, तो वो मैक्सिमम लिमिट होती है, उतना तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, पेमेंट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी फॉल्स राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है? और ये क्वेश्चन हाल ही में 2-3 बार पूछा गया और इसी वजह से शायद टीम की वजह से कुछ गलती हुई होगी और इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया, क्योंकि हम इस महीने के जो क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग चल रही है उनकी, और हमारी टीम के माध्यम से पर डे जो भी क्वेश्चंस बच्चों के थ्रू रिसीव होते हैं, जिनका भी एग्जाम होता है, उनको प्रॉपर फॉर्मेट करके हम रिवीजन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट होंगी अगले महीने के लिए, ये सभी क्वेश्चंस जो इस महीने पूछे गए उनको प्रॉपर फॉर्मेट करके हम रिवीजन क्लास में डिस्कस करेंगे। और यही एक रीज़न रहता है कि अगर आप हमारे थ्रू जुड़ते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ट्रिपल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन बी प्रत्यक्ष नगद निकासी पूछा गया था, कौन टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं, तो आप इसमें डायरेक्ट कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीमैट खाता एक प्रकार का है। डीमैट खाते से क्या करते हैं हम? ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अकाउंट फॉर ट्रेडिंग शेयर्स, शेयर की ट्रेडिंग करने के लिए आप डीमैट खाते को ओपन कर सकते हैं। मींस ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आरटीजीएस के लिए 2 लाख से 5 लाख के बीच लेन देन शुल्क कितना है? यह क्या है, कितना चार्ज लगता है अगर आप 2 से 5 लाख के बीच कोई भी लेन देन करते हैं? 25 रुपये, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पॉज सिस्टम की सेवा तक पहुंचने के लिए कौन सी आवश्यकता नहीं है? विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस द सर्विस ऑफ पॉज सिस्टम। पॉज मीन्स पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट, पिन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अकाउंट नंबर। तो पॉज के माध्यम से पेमेंट करने के लिए आपको इंटरनेट होना चाहिए, पिन जो आपके एटीएम पिन की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे आप पेमेंट करते हैं, बट इसमें अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। पॉज में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और पर भी लाइव होना चाहिए। कहाँ पर लाइव होना चाहिए पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको 2 क्वेश्चन को अलग अलग तोड़ के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि इस बार ये क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है ट्रू फॉल्स में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बीबीपीएस इनेबल्ड होना चाहिए, ऑप्शन बी बीबीपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P2P भुगतान एक ऑनलाइन तकनीक है जो ग्राहकों को अपने बैंक खाते या क्रेडिट कार्ड से इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। मीन्स पेमेंट ट्रांसफ़र की परमिशन देता है। P2P पीयर टू पीयर पेमेंट्स, क्या ये सही स्टेटमेंट है? जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा गया। मींस ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में 1 से 2 दिन पहले पूछा गया था। तो कुछ बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और 1-1, 2-2 क्वेश्चन भेजे थे, बट काफ़ी यूनिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लें कि आप नेफ्ट के माध्यम से एक राशि स्थानांतरित कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? अगर आप नेफ्ट के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक का नाम, नेम ऑफ बेनिफिशियरी जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं, आईएफएससी कोड या पर्पज ऑफ नेफ्ट, इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑप्शन डी, आप पर्पज नहीं बताते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऊपर के तीनों होने चाहिए। बैंक का नाम, जिस बैंक को आप भेजना चाहते हैं, जिसका वो कस्टमर है, जिसको आप भेजना है उसका नाम, आईएफएससी कोड, इवन आपको अकाउंट नंबर भी डालना होगा। आवर्ती जमा एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जो बैंक द्वारा दिया जाता है। आवर्ती जमा मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट की बात की जा रही है। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जैसे आपने 6 महीने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट 2000 को ओपन किया तो आपको हर महीने 2000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आवर्ती जमा एक विशेष प्रकार का सावधि जमा है जो बैंक द्वारा दिया जाता है।
और इसमें इंटरेस्ट भी आपको हाई मिलता है। जो फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट मिलता है वही सेम इंटरेस्ट आपको रिकरिंग अकाउंट्स में मिलता है। कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है? हायर परचेज वित्त कंपनी, या फिर IRDA, म्यूचुअल बेनिफिट्स फाइनेंस कंपनियां, या फिर लोन कंपनीज। इसमें से कौन सी फाइनेंस कंपनी नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। IRDA ये फाइनेंस कंपनी के अंतर्गत नहीं आता है। इवन ये सभी फाइनेंस कंपनीज की मॉनिटरिंग करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटीज नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, हाल ही में पूछा गया था 1 से 2 दिन पहले ट्रिपल्स एग्जाम में। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पूछा गया, इनमें से कौन सा मनी मार्केट सिक्योरिटीज नहीं है? जो मनी मींस मार्केट, शेयर मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। USSD द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती? USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, मोबाइल बैंकिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। चेकिंग अकाउंट बैलेंस पहला ऑप्शन है। मोबाइल पिन या फिर एम पिन मैनेजमेंट, या फिर चेकिंग आधार लिंक ओवरड्राफ्ट स्टेटस। आधार लिंक के माध्यम से ओवरड्राफ्ट सुविधा, आपको कितना अकाउंट में बचा हुआ है या कितना आपने यूज कर लिया, ये सारी चीज़ें स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, ये USSD के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर के ऑप्शंस आप USSD के माध्यम से कर सकते हैं। तो बस ये था आज की रिवीजन क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इस रिवीजन क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है, अगर आपको एग्जाम के कोई क्वेश्चन याद रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें जरूर सेंड कीजिएगा। आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8174843342। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट gyanexp.com पे विजिट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्मेट करके हमारी टीम gyanexp.com के प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर रही, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके ट्रिपल्स एग्जाम में सेम टू सेम आ सकते हैं। और अगर आपको अपने एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस याद रहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिए। शाम 8 बजे की क्लास में आप सभी के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप अपनी इस एग्ज़ाम के बाद हमारे साथ शाम के 8 बजे की पेपर सोल्यूशन क्लास में जरूर जुड़ेंगे। और अगर आप ट्रिपल सी के बाद O लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो अब आप घर बैठे O लेवल की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप के माध्यम से। इस बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। O लेवल का कंप्लीट कोर्स हमने अपने ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप पे प्रोवाइड कर दिया है। 30 सितंबर O लेवल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। आप इससे पहले अप्लाई कर लीजिए ताकि आप जनवरी 2023 में O लेवल का एग्ज़ाम दे पाएँ। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।